नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ। इस वक्त मेरे साथ के रविंद्र नायक हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार पद पर कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस के न्यूज़ चैनल पे। समय देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नायक साहब, ये नाम के भी नायक हैं और काम के भी नायक हैं, दमदार अधिकारी, शानदार अधिकारी। बहुत सारे मुद्दों पर सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रशासनिक सुधार के बारे में, किस तरीके से कार्य करते हैं, अगर किसी कोई दिक्कत है तो उसको किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। और इन सब बातों से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सर के व्यक्तित्व के बारे में कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या मन में कभी ख्याल आया था, कुछ और बनने का ख्याल आया था, यूपीएससी का ख्याल सर आपके मन में कैसे आया, आईएएस बनने का ख्याल कब आया और कैसे आया? देखिए कि मई 1994 में मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के उपरांत जी हम अलाइड टीसीएस में वहाँ सर्विस में सिलेक्शन हो चुकी थी। हम वहाँ जॉब कर रहे थे। उसी दरमियान फिर उस जॉब से फिर हमें मन भरा नहीं और पेरेंट्स का भी सपना रहता था कि कोई हमारे बच्चे, हमारे बेटे अच्छे से अच्छे पद पे रहें और उच्च स्तर के जो आईएएस सेवा मानी जाती है तो उसमें जाए तो अच्छा रहेगा। उनके सपना साकार करने के लिए हमको फिर हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लगातार प्रयास जारी रखने के लिए निर्णय उस टाइम पे हुआ और उसको लगातार हम करते गए और सफलता मिली। सर, तैयारी कैसे किया? देखिए, मैं साथ साथ जॉब करते थे, तो जॉब करने के उपरांत अब जो टाइम बचता था मुझे, सुबह शाम जो टाइम बचता था उस टाइम के हिसाब से हम जो प्लान कर लेते थे, प्लान करके भले हमको 1 से 2 साल लग गया, बट हम जॉब क्योंकि जॉब करते करते करने का ही वो था। फिर जॉब छोड़ दें, फिर छुट्टी जाए तो वो असंभव था। उस तरह से परिस्थितियाँ थी उस टाइम पे जी। तो हम जॉब भी करते रहे और साथ साथ प्रिपेयर करते रहे। मतलब वो मुश्किल दौर था कि अब जॉब छोड़ें या ना छोड़ें, आईएएस बनना है, सपना है, परिवार का भी अपेक्षाएं थी, माता पिता की, तो काफ़ी कश्मकश भरा वो दौर रहा था। परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? आपकी इस मनोस्थिति में परिवार ने आपका कितना सपोर्ट किया था? क्योंकि इस वक्त तो आप बैचलर होंगे, शादी नहीं हुई होगी, माता पिता के निर्णय जो है वो सीधे तौर पर अटैच रहते होंगे। हाँ, देखो, पेरेंट्स तो सपोर्ट, पेरेंट्स गांव में रहते थे, हम सिटी में जॉब तो सिटी में करते थे, हैदराबाद में करते थे। तो वहाँ हमको सब सुविधाएं थी, वहाँ कोचिंग और हमको रहने वहने के और जॉब में कोई कठिनाई नहीं थी और हमें समय मिल जाता था। तो उसको सब जो बचता था, जो छुट्टियाँ रहती थी, वो छुट्टियों को भरपूर हम इसी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते थे और साथ साथ उनके सपना को साकार करने के लिए जिद एक था मन में, तो इसको करके कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक इसको ना कि जब तक मन नहीं बुरा होता तो अच्छी सर्विसेज में जब तक ना आए तब तक उसको मन संतुष्टि नहीं रहती थी। तो जो पहली बार हम इंटरव्यू में गए, उसमें इंटरव्यू में सफल नहीं पाए थे, तो सेकंड टाइम इंटरव्यू में गए और उसमें कुछ वो ग्रुप की सर्विस आई थी, पांडिचेरी सिविल सर्विस ग्रुप की सर्विस आई थी। फिर तीसरी बार फिर हमको आईएएस की सफलता मिली है, पर लगातार हम तीन बार लगातार हम कोशिश करते थे। अभी इस दरमियान सर कोई नकारात्मकता आई हो कि नहीं, छोड़ो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छी सैलरी थी, अच्छा माहौल था, लेकिन जो आपने जो एक डेडिकेशन की बात की, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, तो ये जो चीज़ थी ये कहाँ से आई सर, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, पेरेंट्स तो हमको डेडलाइन बताए थे कि ये 1 साल और कोशिश कर लेना, फिर आपको जिस लाइफ में सेटल हो जाएगी तो ये इसी हिसाब से संतुष्टि हो जाए। तो फिर पेरेंट्स के लिए फिर हमने उस साल में हम लोग नहीं सफल पाया, तो 1 साल के लिए और मोहलत दे दिया था और कृपा से ऊपर वाले की कृपा से हमको सफलता मिल गई थी और फिर तब पेरेंट्स खुश और उसी दरमियान हम शादी, उससे पहले ही मेंस एग्जाम लिखने के बाद में हम शादी भी कर लिए थे। इंटरव्यू में शादी के उपरांत भी इंटरव्यू करने गए। अच्छा, मतलब जब आपकी शादी हुई है तो आप आईएएस उस वक्त तक, मतलब आईएएस का तमगा नहीं लगा था? नहीं बने थे तब तक। इंटरव्यू के लिए रिटर्न एग्जाम करके फिर इंटरव्यू के लिए, वो रिटर्न एग्जाम के बाद तुरंत बाद शादी कर लिए थे, फिर इंटरव्यू गए, इंटरव्यू के बाद में फिर हम आईएएस। तो कहीं ना कहीं सर आप कहते हैं कि सफल पुरुष के पीछे जो है वो एक महिला का हाथ होता है,
तो क्या पत्नी को क्रेडिट देते हैं कि आप आइए जीवन में, ये तो उसके क्योंकि बाद पहले के जो सफलता नहीं मिली थी, शादी होने के बाद तुरंत मिल गई, तो जी ये सेंटिमेंट्स तो हमको सब क्लेम करते हैं, अभी बताते भी है। जी तो जो पत्नी शादी होने के उपरांत हमको ये इसके साथ आया। आजकल के युवाओं को ये रहता है कि साहब पहले सेटलमेंट हो जाए, करियर पहले जो है बन जाए, फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो मतलब क्या लगता नहीं कि युवा जो है, युवाओं की ये सोच सही है या गलत है सर? देखिए, सेटल अपने पैरों पे खड़े होकर के ही पूरा आगे शादी करना ज़्यादा ठीक रहता है, और किसी पर डिपेंडेंस, पेरेंट्स के ऊपर और किसी रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंस होकर के शादी करें तो और समस्याएं बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। तो जो हम युवा को यही कहेंगे, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए, भले कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी छोटी नौकरी बड़ी नौकरी करे, साथ साथ फिर इसको IAS की तैयारी कर ले या PCS की तैयारी कर ले। और भले टॉप सर्विसेज के लिए करके छोटे सर्विसेज को छोड़ना अच्छी वो विवेकपूर्ण निर्णय नहीं मानी जाएगी। जी जी जी। अच्छा सर, आजकल बहुत बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है अवेयरनेस बढ़ी है, और जो दुनिया है वो सिमट रही है, बहुत हम लोग सब लोग एक दूसरे के कनेक्शन में हैं। पहले IAS बनना मुश्किल था, या आज के ज़माने में IAS बनना मुश्किल है, या वो बच्चे जो IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से तैयारी करें, ये थोड़ा डिटेल में बताइए सर, क्योंकि पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, अभी 1 सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बताइए सर। देखिए, उस टाइम पे इतने साधन नहीं थे कि वर्तमान में जितने साधन है, कि जो कोचिंग की अवेलेबिलिटी, जैसे फ़ोन खोलते ही जो भी मटेरियल, जो कोचिंग मटेरियल और जो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी, आजकल गूगल आधा सब्जेक्ट से ज़्यादा गूगल बता देती है। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं थी। उस टाइम पे 2-2 विषयों पे परीक्षा लिखना था। अभी एक विषय जरूर है, पर साथ साथ और अन्य विषयों पे, जैसे जनरल स्टडीज आदि पे विशेष जो ध्यान देने की और आवश्यक पड़ गई है। और कंपटीशन भी इतना लेवल बढ़ गई है कि कंपटीशन के कारण और इसको और विशेष तैयारियां करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो उस टाइम से ज़्यादा अभी तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अब कंपटीशन लेवल अभी ज़्यादा है, मानक भी कंपटीशन के ज़्यादा हो ही गई है वर्तमान। हम तो महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आज के बच्चों को ज़्यादा जो है वो तैयारी करनी है, हालांकि उनके पास तैयारी के ज़्यादा ऑप्शंस हैं। पहले आप लोगों को लाइब्रेरी जाना होता था, अभी आप गूगल ई-लाइब्रेरी है। पहले दिल्ली जाने के लिए ही अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं तो सोचना पड़ता था, लेकिन आज आप फिंगर टिप्स के ऊपर जो है परिवहन के साधन भी सुगम हुए हैं, तेज़ ट्रेनें हैं, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो ओवरऑल इस पूरे भी सिनेरियो में अभी भी दिक्कतें हैं बच्चों के सामने। डेडिकेशन, जहाँ तक सर डेडिकेशन का सवाल है, तो क्या जब तक पूरी तरीके से बच्चा, एक व्यक्ति जो IAS बनने की तैयारी कर रहा है, अगर अंदर से डेडिकेशन नहीं आ रहा है तो कितना मुश्किल है सफलता पाना? देखिए, ये जो साधन जो बढ़ गए हैं, जो संसाधन बढ़ गए हैं, इसका रिलेटिव मेरिट होता है, तो उसके लिए तो मानक बढ़ गए, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चों को। और जो उस ओरिएंटेशन को, अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार लगे रहना चाहिए। उसका जिद, एक मन में सबसे ज़्यादा जिद अंदर एक बने रहना चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएंगे, या इसको कोई भी असंभव चीज़ क्यों नहीं इस सब्जेक्ट में टॉप आनी चाहिए, और इस विषय पे मुझे क्यों ज़्यादा नंबर नहीं पाना चाहिए। उस चीज़ को परीक्षण करते हुए उसको उस विषय पे जो श्रेष्ठता पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और लगातार जिद जरूर बनाए रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिद के साथ साथ हमारे ऊपर जो पेरेंट्स है, अपने जो वेल विशर्स है, उनको संतुष्टि करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, हम अच्छी से ऊंचाई पे जाने के लिए उसको प्रयासरत लगातार रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने अंदर की आग को जारी रखना है और इस जज्बे के साथ तैयारी करना है। हम होंगे कामयाब एक दिन। रविंद्र नायक साहब ने भी कई अटेम्प्ट किए, और माता पिता से इनको मोहलत भी मांगनी पड़ी कि साहब 1 साल का और समय दीजिए, मैं आपको ये IAS की परीक्षा क्रैक करके दिखाऊंगा। हालांकि इन्होंने एक बड़ी परीक्षा क्रैक कर रखी थी, इनका करियर जो है वो ठीक ठाक था, इतना कोई ख़राब नहीं था, लेकिन इन्होंने चूंकि ठान रखा था कि उनको IAS बनना ही है। लेकिन सर एक चीज़ मैं पूछूंगा, आज के बच्चों के जो नकारात्मक प्रभाव है, निगेटिव एनर्जी जो है वो उस पर हावी हो जाती है, और 1-2 अटेम्प्ट में ही आज के बच्चे जो भविष्य के IAS हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, नए इंडिया के निर्माता हैं, वो थोड़ा सा उस निगेटिविटी में आ जाते हैं और अपने ध्येय से, अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर आप क्या कहेंगे?
हाँ, ये आवश्यक है कि एक बार प्रिलिमिनरी पास होके, मेंस पास होके इंटरव्यू में जाने के बाद में कुछ सफलता नहीं पाते हैं कि तीनों सीढ़ियों के लिए फिर शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए किसी बच्चों को कोई नकारात्मक सोच होती है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, जो है वही करके ये सोच आती है। बट वही उसी में सफलता की आधा समस्या का हल वही है कि उसको लगातार बने रहने से निश्चित रूप से आगे तो कल सफलता मिलेगी। तो अधिकांश बच्चे 70-75% बच्चे वहीं विड्रॉ हो जाते हैं। 1-2 साल पहले लिखे बच्चे तीसरे साल चौथे साल पे फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। तो अगर किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, जहाँ असफलता के कारणों को विश्लेषण करें और पिछले किन कारण से हमको कम नंबर मिले हैं, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में कमजोर है, उसको विश्लेषण करते हुए उसको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना है। अपने स्ट्रेंथ को और डबल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते रहे तो कोई भी परीक्षा कोई असंभव नहीं। नेक्स्ट आपके पास आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज किया था सर? देखिए, मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग से डिग्री पास किया था मैंने, उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सर। हाँ, उस यूनिवर्सिटी है। और तो उस यूनिवर्सिटी से पास होने के उपरांत हमने पहले इंजीनियरिंग विषय से हमने किए तो पहले बार में नहीं हो पाए थे, तो हमने सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी लिया है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पे फिर एक वहाँ के तेलुगु लिटरेचर, 2 विषय को लेना पड़ रहा था जी। तो एक वहाँ के लिटरेचर, तो वो लिटरेचर और ये सोशियोलॉजी, दोनों विषयों से फिर हमको एग्ज़ाम लिख करके फिर सफलता फिर पा ली जी। मुझे लगता है कि सर के जो जीवन है, सर का जो संघर्ष है, सर की जो सोच है, उसमें हमने काफ़ी कई बिंदुओं पर बात की। युवा आईएएस आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से तैयारी करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि लाइव आईएएस आपके सामने है। एक ईमानदार आईएएस अधिकारी हमारे साथ हैं, एक डेडिकेटेड व्यक्तित्व के धनी जो है व्यक्ति के रविंद्र नायक हमारे साथ हैं। मेरा सर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये मैं समझने के लिए और दर्शकों को और आसानी से समझाने के लिए मेरा सवाल है कि अब तक का जो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ रही है, यानी कि किन पदों से होते हुए आप आज प्रशासनिक सुधार के प्रमुख सचिव बने हैं, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विभाग रहा जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपने अपना कुछ जो है वो योगदान दिया है, कुछ आपने कुछ किया है? देखिए, जहाँ भी असाइनमेंट्स में हम लोग मैंने तो पहले एसडीएम, सीडीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो एसडीएम 2 डिस्ट्रिक्ट में, सीडीओ 2 डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, और कमिश्नर 3 मंडलों में हमने किए हैं। फील्ड में तो फील्ड का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस तो ठीक था, और साथ साथ इसका एचओडी के रूप में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो के रूप में ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स, फिर हम लोग प्रमुख सचिव के नाते ग्राम विकास और इसमें समाज कल्याण में हमने रहे हैं। तो इसमें देखिए, जहाँ भी है तो हम ये प्रयास थे कि कहीं ना कहीं चीज़ें अतिरिक्त कंट्रीब्यूट करें, तो सिस्टम को किस तरह से मजबूत करें। और जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड सिस्टम्स जनरली कई डिपार्टमेंट में होती है कि जो अधिकारी जब रहते हैं तो उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, बाद में जो परियोजनाओं का, उन चीज़ों का फिर कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है। तो उसको सिस्टम को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग योजनाओं का क्रियान्वयन से लेकर के और उसको आगे तक किस तरह से लगातार बढ़ता रहे, उस चीज़ को हम विशेष ध्यान रखते थे। और मैं सबसे अधिकांश अपने ग्राम विकास में कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट रहने के लिए 2 बार अवसर मिला था मुझे 2013 में, प्लस अभी 19-20 में लगभग 1.5 साल और 1 साल, 2-2.5 साल उसमें रहा। तो रूरल डेवलपमेंट के नाते हम लोग विलेजेस में जो काम करने के लिए कई सारे इनोवेटिव आइडियाज और मैन्युफैक्चरिंग था, जब स्टार्टिंग में था तब भी जुड़ा हुआ था, अभी पीक में था। अभी हाल में जब कोविड के दौरान मनरेगा का हमारे यूपी में जो टॉप पीक में था, तब भी हम इससे जुड़े हुए थे। और जो ग्रामीण योजनाओं के, ग्राम विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करने में वो था। प्लस हम परिवहन में लगभग 3 साल रहे थे, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो थे कि अभी ना काफ़ी है इतना बड़ा प्रदेश के लिए। उस टाइम पे एनसीआर में कहीं आपने जब दिल्ली में उतरते थे, नोएडा जाना था तो 2 बार ऑटो बदलना था, 2 बार टैक्सी बदलने का वो सिस्टम था। हमने वहाँ के वो उसमें हमारे विषय प्रयास से तो वहाँ से हम लोग को एनसीआर रीजन में ट्रांसपोर्ट की समस्या हल करा दिया। अब आज के डेट पे वहाँ कोई भी कहीं भी जाओ तो ऑटो, सीमलेस ऑटो, कहीं नोएडा जाओ, गाजियाबाद कहीं भी जाओ, दिल्ली में बैठ जाए तो वहाँ तक
कई 20 साल से अटका हुआ था, उसको हम करने में बहुत अच्छा हमको लगा कि वहाँ के लोग का वो काफ़ी बद्दुआ मिलती थी कि ये यहाँ का ऑटो नहीं जाने दे रहे, वहाँ का ऑटो नहीं जाने दिया जा रहा है जी तो वो ट्रांसपोर्ट में वो किए थे हम लोग। जी और जो परिवहन निगम में थे तो हम लोग अच्छे से अच्छे हमने जो ये वोल्वो स्कैनिया ये बसें चलाए थे कि एक सेगमेंट थे मिडिल हायर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबिलिटी ट्रांसपोर्ट और अच्छे लग्जरियस ट्रांसपोर्ट के लिए। वो लगभग 200 बसों का हमने यहाँ बस का संचालन कराए थे। और जो अधिक से अधिक बसों के संचालन के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास थे। जो लॉस में थे निगम, हमने जब टेक ओवर किया था 100 करोड़ लॉस में था, जब छोड़ा था 100 करोड़ प्रॉफिट में छोड़े थे हमने जब वो था परिवहन निगम का। तो ये जो संतुष्टि के लिए हम लोग का एक मानक होती है कि कोई चीज़ का हम लोग जो काम करते हैं इस तरह से कहीं ना कहीं जहाँ हस्तक्षेप करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति का काम कर देते हैं और वो गरीब व्यक्ति 1 साल 2 साल के बाद में सर आपने हमारा ये काम करा दिया था, आज उससे मैं खुश हूँ। या मुझे 20-25 साल पहले SDM थे जी तो वो अभी तक आता था, कोविड के पहले तक एक किसान ने उसको कोई मजदूरी करता था उसी खेत में हमने उसको पट्टा करके उसको मालिक बना दिया था, जैसे मजदूरी करता था वहाँ जो उसका अवैध कब्जेदार थे हटा करके पट्टा करवा दिया था। वो लगभग कई वर्षों से हम संपर्क में रहा। हर एक वर्ष में गर्मी के सीज़न में जब मई जून जुलाई में आसपास में ना वो आम जरूर ले आता था, कोई आम का पेड़ से वो आम जरूर ले आता था। वो आम से मतलब नहीं था बट उसका जो प्यार वहीं कहीं से झांसी से आते थे और कहीं कोई आगरा से आते थे, झांसी से। और अभी भी लोग कोई ना कोई लोग ऐसे संपर्क में रहते हैं, सर आप हमारा वो काम कर दिया था, आप अपने स्वास्थ्य विभाग का सुबह 5 बजे किसी को हमने ब्लड दिला दिया था, हमारे बच्चे जिंदा रह गए तो आप ही के वजह से रह गए, पत्नी का जान बचा लिया। ऐसे छोटे छोटे जो हम लोग का जो मानक होते हैं वो संतुष्टि के लिए पूरा एनर्जी के रूप में हम लोग को काम आता है, वो लगातार हम लोग जारी रखते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी जो हमने बातचीत की उसमें एक आपके अंदर का जो एक संवेदनशील व्यक्तित्व है वो भी सामने आया। तो अभी हम थोड़ा सा इसी मुद्दे पर थोड़ा सा 1-2 सवाल मेरे मन में और सर आए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन निगम, निश्चित तौर पे ऊपर इसको खटारा निगम कहा जाता था। बस कहाँ पर जाके खड़ी हो जाए पता नहीं रहता था हमें, अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो एज ए इस विभाग के मुखिया होने के नाते निश्चित तौर पर जैसा सर ने बताया कि स्कैनिया बस लाए और अच्छी बसेस लेकर आए, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बेहतर की। तो हमको भी फील हुआ है, हमने समाज के ग्राउंड अगर हम रियलिटी की बात करें, ज़ीरो ग्राउंड की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो यकीनी तौर पर सर लखनऊ, नोएडा और दूसरे सारे महानगरों को देखकर लगता है कि हम अब दुबई जैसे किसी शहर में रह रहे हैं। कम से कम बसें देखकर तो परिवहन निगम की ऐसा हमको प्रतीत होता है। लेकिन सर अभी भी काफ़ी कुछ करने की मुझे ऐसा लगता है गुंजाइश है। अगर ठीक है NCR का जो है वो आपने तकलीफ दूर किया, लेकिन अगर हमें यहाँ से कौशाम्बी जाना है तो कोई डायरेक्ट बस नहीं है सर कौशाम्बी के लिए, हमें सिराथू जाना पड़ेगा या फतेहपुर जाना पड़ेगा, फिर हम वहाँ से। तो अभी भी क्या लगता है सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बाकी हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए और अभी काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है? हाँ, निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पर यूनिट 1 लाख पॉपुलेशन जो हमारे यूपी में काफ़ी कम बसों की संख्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और काफ़ी रूट्स को रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है। और जो नेशनलाइज रूट्स पहले कभी 70-80 में जो किया है कि उसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। तो नेशनलाइज रूट्स को न तो UPSRTC चलाए न तो प्राइवेट को चलने दिया जाए, ये दोनों सिद्धांत पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और काफ़ी गुंजाइश है। और मैं अभी तो मुझे ज्ञात है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगातार काम कर रही है इस दिशा में।
इवन ये सरकार की इसमें लोक संकल्प पत्र में भी है कि सभी गांवों को भी जोड़ने का इसका संकल्प पत्र में है, निश्चित कर रही है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं सरकार भी कर रही है, प्रयास कर रही है। और प्राइवेट लोगों को इसमें आने की बहुत आवश्यकता है। इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर आए, अपने रूट्स, नॉन नेशनलाइज रूट्स पे अपने बसें चलाएं और पब्लिक को सुविधा देने की बहुत आवश्यकता है। और गुंजाइश भी है, अपने 24 करोड़ पॉपुलेशन के लिए बहुत सारा मूवमेंट है। वर्तमान में मूवमेंट काफ़ी बढ़ गए, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है और होगा भी। और एक और हमने ट्रांसपोर्ट में ये किया था, जब जो लर्निंग लाइसेंस से लेके ड्राइविंग लाइसेंस सब ऑनलाइन हमने ऑनलाइन का हमारे टाइम पे काफी आसानी हुई है सर इससे। और वो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो अब आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, डीलर के पास में ही वहीं सब चीज़ें आपको नंबर प्लेट से सहित वो जो आरसी बुक वहीं मिल जाता है। इस तरह से भी हम ही ने उस टाइम पे वो तो उसको अच्छा खासा वो कराए थे और मुझे वहीं नंबर प्लेट और सारे डॉक्यूमेंट्स उसी डीलर के पास मिल गए। बहुत अच्छी बात है सर। अब अगर हम आपके मूल विभाग की बात करें, प्रशासनिक सुधार की बात करें सर, आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लीड किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपने काम किया, आगे भी करेंगे। प्रशासनिक सुधार को मैं के रविंद्र नायक से सवाल कर रहा हूँ, मैं एक आईएएस से सवाल नहीं कर रहा। आप इस विभाग को किस नज़र से देख रहे हैं सर? ये सज़ा है या मज़ा है? नहीं, इसमें तो काम करने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। और अभी हमारे 2011 में जनहित गारंटी योजनाएं लागू किया जा चुका है, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, जो उसको हम अभी कंप्यूटराइजेशन वगैरह करा रहे हैं। और इससे पहले, आप आने से पहले भी कुछ एक बैठक कई अधिकारी लोग आए थे, तो काफ़ी भीड़ भी थी। तो जनहित गारंटी योजना में 370 सेवाएं अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें कोई अधिकारी समय सीमा के भीतर अगर कार्य नहीं करते हैं तो उसको 5,000 रुपये पेनाल्टी का प्राविधान भी है। तो अभी चूँकि लोगों की समस्याओं का अभी पूर्ण निदान नहीं हो रहा है, उसीलिए हमारा निदान नहीं हो रहा है। हमारा IGRS पोर्टल, CM हेल्पलाइन, जो CM पोर्टल और सभी विभागों के कॉल सेंटर्स, इस कई चीज़ों पे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनकी समस्या पूरी नहीं हुई है। परंतु जनता जागरूक नहीं है कि उसमें जनहित गारंटी पोर्टल पे उसको अपने शिकायत लोड करें। उसमें शिकायत लोड करने पे संबंधित अधिकारी समय सीमा में न करने पे उसको 5,000 रुपये का पेनाल्टी है। और अगर जानबूझकर विलंब करता है तो उसको विभागीय कार्रवाई के लिए भी प्राविधान है। जबकि जन सूचना भी हम लोग का राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी विभाग के माध्यम से देखी जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप जानते हैं, अभी आज के डेट पे कोई भी ऑनलाइन में सब दर्ज करते, सब ऑनलाइन में ही अधिकांश सेवाएं मिल रही है। और जो अपील भी ऑनलाइन में हो रहा है कि अधिकांश सेवाएं के ऑनलाइन में ही जो राइट टू इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। और काफ़ी गुंजाइश है, और हम इस विभाग को सब लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है, बट हम लोग को काम काफ़ी करने के लिए काम बचा हुआ है, कर रहे हैं। और इसमें जब इम्प्लीमेंटेशन होगा और जनता में अधिकार के रूप में कहेगा कि अगर अधिकारी को कहे कि हमारा टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी होने लायक, अधिकारी का सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बोलते हैं इसको ना, जो नागरिक केंद्रित गवर्नेंस, तो इसको वो जो जनता का मजबूत होगा, और धीरे धीरे से डेमोक्रेसी में जनता को मजबूत होना ही अच्छा विकल्प है। और डिपार्टमेंट को उस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। सर हिंदी बहुत